मांग का नियम किसे कहते हैं और मांग वक्र या मांग तालिका कितने प्रकार की होती है? मांग का नियम ये बताता है कि उसका संबंध सदैव कीमत से होता है। किसी समय विशेष में मार्केट के अंदर किसी वस्तु की कितनी मांग होगी, यह उसकी कीमत के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात किसी वस्तु की अगर कीमत कम है तो उसकी मांग ज्यादा होगी, और यदि किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उसकी मांग कम होगी। यानी कीमत में और मांग में दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप पाई जाती है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि कीमत के गिरने पर वस्तु के लिए मांग का बढ़ना और कीमत में बढ़ने पर वस्तु की मांग का घटना, यही मांग का नियम कहलाता है। मांग का नियम का कथन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड कि साधारण मांग का घटना और बढ़ना कीमत के घटने और बढ़ने की विपरीत दिशा में चलता है। मांग की प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि उसमें कीमत की विपरीत दिशाओं के अंदर परिवर्तन होते हैं। चेंजेस इन डिमांड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द चेंजेस इन द प्राइस। डॉक्टर के ड्यूट का कहना है, यदि मांग की दशाएं अपरिवर्तित रहें तो कीमत में वृद्धि के साथ साथ वस्तु के लिए मांग घटती है और कीमत में कमी के साथ साथ वस्तु के लिए मांग बढ़ती है। मांग तालिका, अब हमने ये तो देखा कि मांग का स्टेटमेंट क्या है, मांग में और कीमत में क्या संबंध है। अब इसके साथ हमें बनाना पड़ेगा मांग तालिका। मांग तालिका यानी डिमांड शेड्यूल हम बनाएंगे। तो शेड्यूल डिमांड बनाने के लिए इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग तालिका यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और एक होता है मार्केट तालिका यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो पहले ले रहे हैं हम व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है? किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरी वस्तु की मांगी गई विभिन्न मात्राएं होती हैं। यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका ये बताती है कि किसी एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर, अनेक कीमतें होने पर एक निश्चित समय हो गया और कीमतें अलग अलग हैं, एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु के लिए गई कितनी मात्राओं की मांग की जाती है। किसी व्यक्ति की विभिन्न मूल्यों पर चीनी की वास्तविक मांग को एक तालिका के द्वारा दर्शाया जाता है। व्यक्तिगत मांग तालिका यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंतर्गत दो चीज़ें ली हैं। एक है चीनी की कीमत, प्राइस ऑफ शुगर पर केजी के हिसाब से, और दूसरी तरफ है मांगी गई मात्रा यानी कि कितनी डिमांड हो रही है किलो के अंदर। जब चीनी की कीमत 10 रुपये है तब मांग कितनी हो रही है? 2 किलो के बराबर। आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब चीनी की कीमत घट करके 9 रुपये हो जाती है तो डिमांड बढ़ करके 3 किलो की हो गई। जब चीनी की कीमत और घटी 8 रुपये हो गई तो मांग बढ़ करके 5 किलो की हो गई। यानी कि इसी तरह से चीनी की कीमत कम होती चली जा रही है तो उसके साथ साथ मांग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को या व्यक्तिगत मांग तालिका को बना सकते हैं। दूसरा है बाजार मांग तालिका यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल। किसी वस्तु की बाजार मांग तालिका उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग मात्राओं के योग को कहते हैं। यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका के अंतर्गत तो हमने एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को ले लिया था, लेकिन जब हम बाजार मांग तालिका निकालते हैं तो बाजार मांग तालिका निकालने के लिए उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग मात्राओं को योग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह किसी वस्तु की वह कुल मांग को बताती है जो सारे बाजार में सभी क्रेताओं की मांगों को जोड़ होती है। यानी कि जितने भी क्रेताओं के द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्राएं हैं उनका अगर जोड़ कर लिया जाता है, उनका टोटल कर लिया जाता है तो बाजार मांग तालिका निकल करके आ जाती है। बाजार मांग तालिका बनाने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1
बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग तालिकाओं को जोड़कर, और नंबर 2, बाजार में किसी औसत उपभोक्ता की मांग तालिका को लेकर के उपभोक्ताओं की कुल संख्या से गुणा करके बाजार मांग तालिका का निर्माण किया जाता है। उपरोक्त दोनों रीतियों के द्वारा किसी वस्तु की काल्पनिक बाजार मांग का उदाहरण लेकर के फिर ये निकाला जाता है। प्रथम विधि के लिए हमने बाजार में केवल 3 उपभोक्ताओं ए, बी और सी की कल्पना की है, जबकि दूसरी विधि हेतु उपभोक्ताओं की संख्या को 100 मान लिया गया है। इसमें स्मरण रखने की बात यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों ही विधियों में दूसरी विधि ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, अर्थात अधिक प्रयोग में आती है, क्योंकि बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण उन सभी की व्यक्तिगत मांग तालिका का निकालना तथा उनका जोड़ करके निकालना फिर बहुत कठिन काम हो जाता है। इसलिए ही औसत उपभोक्ताओं की मांग को उपभोक्ताओं की औसत संख्या से गुणा करके बाजार मांग का अनुमान लगा लिया जाता है। व्यक्तिगत तथा बाजार मांग तालिका में भेद, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। नंबर 1, वास्तविक मांग तालिका बनाना कठिन। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर रियल डिमांड शेड्यूल। वास्तविक मांग तालिका यानी रियल मांग शेड्यूल निकालना कठिन होता है। क्यों कठिन हो जाता है? वास्तविक मांग तालिका निकालना क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। बाजार मांग तालिका के लिए व्यक्तिगत मांग तालिका का ज्ञान होना जरूरी है तथा व्यक्तिगत मांग तालिका के लिए बाजार मांग तालिका का ज्ञान होना जरूरी है, यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों निर्भर हैं। इसलिए ये वास्तविक मांग तालिका निकालना कठिन हो जाता है। नंबर 2, व्यक्तिगत मांग तालिका बनाना कठिन। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका की अपेक्षा समतल तथा सतत होती है, मतलब इक्वल हो गई और कंटिन्यूअस चलने वाली होती है। बाजार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका की अपेक्षा समतल और सतत चलने यानी कंटिन्यूएशन में चलने वाली होती है, क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तो डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है या कुछ समय के लिए उसकी डिमांड बंद हो सकती है, लेकिन बाजार के अंदर तो हमेशा वस्तुओं की मांग चलती ही रहती है विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो सकता है जबकि व्यक्तियों के समूह का व्यवहार कैसा बना रहेगा? सामान्य बना रहेगा। व्यक्तिगत मांग तालिका बनाना इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि धन की असमानता हो सकती है, व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, आउटलुक में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए व्यक्तिगत मांग तालिका बनाना कठिन होता है। व्यक्तिगत मांग तालिका का व्यवहारिक महत्व नहीं। आलोचकों का यह भी कहना है कि व्यक्तिगत मांग तालिका का कोई भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि बाजार मांग तालिका मूल्य नीति यानी प्राइस पॉलिसी, टैक्सेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज को निर्धारित करती है या उसके उनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका के लिए कोई भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि मांग तालिका की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो करारोपण के लिए, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए और प्राइस पॉलिसीज के लिए हेल्पफुल होती है। जब उनका निर्धारण किया जाता है डिटर्मिनेशन, तो उनके लिए हेल्पफुल मानी जाती है। तालिका पर समय का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन डिमांड शेड्यूल। समय भी मांग तालिका के ऊपर प्रभाव डालता है, उसको प्रभावित करता है, यानी कि समय जितना अधिक होगा उतनी ही क्रेता द्वारा कीमतों में परिवर्तन होने के साथ समायोजन किया जाता रहेगा। इस कारण अधिक लोचदार बन जाती है, यानी कि समय अगर ज्यादा होगा तो उपभोक्ता अपनी डिमांड को समय के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कुछ समय के लिए अपनी डिमांड को पोस्टपोन करते चले जाएंगे। और यदि समय कम होगा तो उपभोक्ता अपनी डिमांड को तुरंत पूरी करना चाहेगा, तो वहां पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये अधिक लोचदार हो जाती, हाईली इलास्टिक बन जाती हैं।